हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बीइंग टीचर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग अब दूसरा शिफ्ट जो हुआ है यूपीएसआई का, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूपीएसआई का जो दूसरा पेपर है, दूसरे शिफ्ट का जो पेपर था, उसमें कुछ जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, जो क्वेश्चंस मुझे मतलब पता चले हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और रीजनिंग में क्या आया था, हिंदी में क्या आया था, और साथ ही साथ में आपके जो जीएस का पार्ट था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख लिया था। फर्स्ट शिफ्ट अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देख लें। जिन लोगों का कल पेपर है और जिन लोगों का आने वाले टाइम में पेपर होने वाला है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वीडियो को ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में मिसिंग नंबर करके आया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे मिसिंग नंबर जहाँ पे जैसे कि बीच का कोई नंबर ढूंढना होता है। ठीक है, तो मिसिंग नंबर से आया था। और उसके बाद कोडिंग की बात करें तो कोडिंग से क्वेश्चन आए थे। इसमें से एक क्वेश्चन आया था और मिसिंग नंबर का भी एक क्वेश्चन आया था। और अगर सोनोलिज्म की बात करें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए थे। कैलेंडर की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था। डाइस की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था। और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से आया था, और सीरीज से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये रहा रीजनिंग का। और अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी को लेकर के, तो देखिए यहाँ पे हिंदी को लेकर के यहाँ पे रसराज किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। रसों का राजा जिसको हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब काल्पनिक बातें करना। ठीक है, मतलब ये हिंदी का पोर्शन है। और फिर 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, ये 2018 की बात कर रहा है। तो 2018 का ज्ञानपीठ अवार्ड इसको आप देख लीजिएगा 2017 में और 2019 में किसको किसको मिला है। ठीक है, चेक करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद यह अमिताभ घोष को मिला था। इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आत्मजयी किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण की। 2005 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास रानी केतकी की कहानी, बहुत अच्छा उपन्यास था, लेकिन उन्होंने मतलब ये अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद्र का। आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 17 वही है अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अनटचेबिलिटी। फिर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, तो ये मुझे श्योर नहीं है। पहले 31 था आई थिंक, और 34 मतलब बाद में संख्या बढ़ के 34 हो गई है। ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेना आप लोग। उसके बाद है माउंट एटना कहाँ पे है, तो माउंट एटना कहाँ पर है, इटली में। नेक्स्ट के पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। उसके बाद है IPC 295। ठीक है, IPC 295 किससे संबंधित है, धर्म संबंधित अपराध से। अब एक जो हमारा आर्टिकल 137 है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सिंपल सी बात, आप जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे आप पढ़ के जाइए, पक्का है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय संविधान अनुच्छेद 133 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है वो खुद से उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि अभी तक शायद मुझे याद नहीं कि कहीं पे हुआ हो, लेकिन हाँ ये हुआ है कि जैसे कि अगर किसी केस में उन्होंने कोई एक आदेश दिया है तो उस आदेश को दूसरे केस में वो बदल सकते थे। जैसे कि संविधान का मूल ढांचा था, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम में उन्होंने दिया था, उसके बाद उन्होंने फिर गोलकनाथ में उसको चेंज किया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब चेंजेस हुए, मतलब गोलकनाथ में दिया था और केशवानंद भारती में उन्होंने चेंज किया, क्योंकि मूल ढांचे की बात कही गई थी वहाँ पे। तो एक तरीके से आर्टिकल 137 क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के खुद के निर्णय का पुनर्विलोकन करना। विटामिन ए से एक संबंधित क्वेश्चन आया था, मुझे वो याद नहीं है क्या था। उसके बाद में आर्टिकल 44 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 44 जो क्या है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य की उम्र क्या होती है, मतलब बनने के राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र क्या होती है, तो 30 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, और शिशु लिंगानुपात जो है वो आई थिंक 906 है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है। फिर नेक्स्ट है कि 69वां संविधान संशोधन क्या है, तो 1991 में हुआ था, और राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली बनी थी। दिल्ली को मतलब राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। फिर स्वर्ण सिंह समिति तो मूल अधिकारों से संबंधित है, आर्टिकल 216,
तो उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। संविधान संशोधन 103 मतलब जो 103वां अमेंडमेंट हुआ था वो किससे संबंधित हो, तो ईवीएस रिजर्वेशन से, जिसमें कि 110% रिजर्वेशन मिलता है जनरल वालों को, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं उनको। उसमें कुछ मतलब एक कह सकते हैं कि क्राइटेरिया रख दिया गया है कि 8 लाख से कम ज़्यादा इनकम ना हो और इतने वर्ग स्क्वायर फीट आपका मकान होना चाहिए, तो आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है। सभी जनरल वालों को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, ठीक है, आर्टिकल 352 में। और वित्तीय आपातकाल किस में है, आई थिंक 359 में है, ठीक है, शायद 359 में है, 360 में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, 359 में है, ठीक है। 359 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। ओके, चेक कर लेना, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके, सॉरी। तो फिर आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है हमारा, आर्टिकल 19 है मतलब राइट टू स्पीक, ठीक है, मतलब कुछ भी बोलने और कुछ भी कहने की स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, कुछ भी कहने की स्वतंत्रता, मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको हम हिंदी में अगर बोलें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है क्वेश्चन कि भक्तमाल के कवि, ठीक है, भक्तमाल के कवि कौन है, नाभादास जी। भक्तमाल के कवि कौन है, नाभादास जी। तो इतने क्वेश्चन जो है मतलब थोड़ा सा मैं कलेक्ट कर पाया था, जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। अगर और क्वेश्चन मिलेंगे तो वो आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंटिन्यू आप सब्सक्राइब करते रहिए और आपको नए नए जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।